दोस्तों नमस्कार। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट का शीर्षक है इंडियाज एक्सटर्नल डेट। मार्च 2026 तक भारत के ऊपर कितना विदेशी कर्जा था, इसकी रिपोर्ट आरबीआई ने जारी करी। अब मैं इस पे ये आपको निर्णय नहीं बताऊंगा कि ये भारत के लिए खुशखबरी है या भारत के लिए बुरी खबर है। इसको आपको जांचना होगा। मैं आपके सामने इस रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस, सिर्फ नंबर, पिछले साल स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, जो आरबीआई की रिपोर्ट है, उसको मैं इस टेबल में, पूरी 3 पेज की टेबल है, आपके सामने रख दूंगा। फिर आप फैसला करिएगा कि ये भारत के लिए अच्छी खबर है या भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है। ये आपको तय करना है। क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलता हूं तो आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, आप मेरे कमेंट्स में देखिएगा, लोगों को लगता है कि सच बात करने का मतलब है मैं नेगेटिव न्यूज फैला रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको सच्चाई नहीं जानने का शौक है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा काम है आपके सामने सच्चाई लाना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लाना, विद एविडेंस लाना। अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिव है तो मुझे बहुत अच्छी सीखने को ये मिलेगी बात कि आप मुझे बताइए कि उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए, क्योंकि देश में हम सब उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो आपका योगदान जो है उसमें अमूल्य रहेगा। खैर, आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है दोस्तों कि भारत पर 65 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। अब ये भारत के लिए खतरा है या भारत के लिए अच्छी खबर है? मैं आपको मेरा असेसमेंट, क्या खतरा है और क्या अच्छी खबर है, इसमें दोनों में मेरे विचार आपके सामने रखूंगा। फिर आप जानिएगा कि आपका विचार क्या कहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो को देखकर, क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशंस या सुझाव आखिर में आते हैं, लोग वो पूरा देखते नहीं, आधा अधूरा देखते हैं और फिर कहते हैं जी आपकी रिपोर्ट तो नेगेटिव है, आपने कोई सुझाव नहीं दिया। तो दोस्तों, अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो सच्चाई कैसे पता लगेगी? आपको नहीं सीखना, समझना, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं मेरी तरफ से आपके सामने सच्चाई ही रखूंगा और विद एविडेंस रखूंगा। आप उसको जहां चाहे क्रॉस चेक कर लीजिए। मेरी तरफ से आपको जहां तक हो सकता है करेक्ट इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। तो इसीलिए आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। भारत पे जो टोटल विदेशी कर्जा है वो है करीब, जो पिछले साल था वो 736 बिलियन डॉलर था, जो बढ़ के 762 बिलियन डॉलर हो गया। अब ये समझिए, मैं इसके साथ साथ आपको मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हो तो मैं आपको उसका लिंक यहां बता दूंगा, और फिर आप बताइएगा कि मैं उस समय, महीने भर पहले जब ये रिपोर्ट नहीं आई थी, मेरा जो असेसमेंट था वो सही था या गलत था। और ये एक भी वीडियो मैंने डिलीट नहीं किया है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके ऊपर 762 बिलियन डॉलर का कर्जा है। अब अगर रुपया एक भी डिवैल्यूएशन होता है रुपये का डॉलर के अगेंस्ट, मतलब अगर 94 से रुपया 95 होता है तो ₹1 का फर्क आता है। लेकिन अगर हम उसी की बात करें तो 762 बिलियन रुपए आपको एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे इस लोन को पूरा करने के लिए। 762 बिलियन डॉलर होता है दोस्तों 76,200 करोड़ रुपए। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे को बताइए कि जब भारत का मुद्रा गिरती है, ₹1 गिरती है, तो भारत के ऊपर जो लोन है उसकी कीमत जो है वो 76,200 करोड़ रुपए बढ़ जाती है, जबकि आपने कुछ खरीदा नहीं है, सिर्फ आपको उधार चुकाना। इसीलिए रुपए की जो गिरती हुई कीमत है वो भारत के लिए चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री के सलाहकार ने क्या बोला था कि रुपए की कीमत गिर रही है तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? अब आपको पता लग गया कि जब ₹1 गिरता है तो देश का 72,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना।
डेट टू जीडीपी रेशो जो पहले 19.8 था वो 20.8 हो गया, मतलब बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेट जो 168 था वो 167 हो गया। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात किस लिए है दोस्तों? क्योंकि ये भारत की सरकार ने उधार लिया है। अब 762 में से अगर 162 अगर मान लें कि ये भारत सरकार ने उधार लिया है, तो बाकी 600 बिलियन डॉलर किसने लिया है? वो लिया है भारत के प्राइवेट सेक्टर। और अगर भारत का प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम नहीं करेगा, हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी, हमारे उद्योग धंधे ढंग से नहीं चलेंगे, तेल के दाम बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो क्या होगा? कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा। जब कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा तो क्या ये उधार चुकाने की स्थिति में होंगे? सवाल ये है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाएंगी। तो इसीलिए भारत की करेंसी को भी मजबूत होना है और भारत की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत होना है, तब जाके वो कंपनियां ये उधार चुका पाए। नॉन गवर्नमेंट डेट, जैसा मैंने कहा, ये नॉन गवर्नमेंट मतलब सरकार के अलावा, ये 600 बिलियन डॉलर। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 613 है। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म डेट है वो करीब 150 बिलियन डॉलर के आसपास है। और शॉर्ट टर्म डेट हम ये मानते हैं कि करीब 1 साल के अंदर आपको रोल ओवर करना है, मतलब 1 साल के अंदर आपको 150 बिलियन डॉलर का इंतजाम करना है और उसको रोल ओवर करना है या ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जितना हमारा डेट है उसका करीब 20% शॉर्ट टर्म है। डेट टू सर्विस रेशियो अगर है देखें तो इंडिया इज स्पेंडिंग स्मॉलर शेयर ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग ऑन डेट रीपेमेंट। जो हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं उसका कम हिस्सा हमें ब्याज में देना पड़ रहा है। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये सरकार को देना पड़ता है, प्राइवेट में तो सरकार देगी नहीं, भारत को जो देना पड़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व्स अगर हम देखें तो हमारे जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 90.6 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स एंड वर्सेस डेट। इसका मतलब यह है कि जितना हमारे पे उधार है, पहले वो 90.8 था, अब 90.6 आ गया। मतलब आज अगर हमें सारा उधार चुकाना पड़ जाए तो हम सिर्फ 90% ही चुका पाएंगे, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेट है इसलिए स्थिति संतोषजनक है। शॉर्ट टर्म डेट की अगर हम बात करें तो वो बढ़ गया है। इसका मतलब रीपेमेंट का प्रेशर हमारे पे आएगा। और रीपेमेंट का मतलब ये है कि अगर रुपए का डिवैल्यूएशन होता है तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जो रेजिडुअल डेट है, nearly half of the reserves could be needed if debt due within a year had to be repaid। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 1 साल में हमें चुकाना पड़ा तो हमारा आधा जो मुद्रा भंडार है वो खत्म हो जाएगा। जो लार्जेस्ट बोरोवर है नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो डेट का, जिसको कहा जा सकता है कि प्राइवेट कंपनीज आर द बिगेस्ट फॉरेन बोरोवर, वो जो टोटल डेट है उसका 36% जो है वो प्राइवेट कंपनीज के पास है। और इंस्ट्रूमेंट क्या है, किसके माध्यम से उन्होंने लिया है? लोन, करीब 35% के आसपास। और लार्जेस्ट करेंसी, किस करेंसी में लिया है हमने? वो है डॉलर, यानी कि 55%। तो इसीलिए अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो ऊपर जो हमने देखा कि 762 जो बिलियन डॉलर था, अगर उसका 55 भी निकाल लेते हैं तो अगर हम 450 बिलियन डॉलर भी मान लेते हैं अंदाजन, तो आप इस बात को मान के चल लीजिए 350 बिलियन डॉलर के उस आसपास। तो आप यहाँ पे हिसाब लगा लीजिए कि आपको करीब 400 बिलियन डॉलर जो है वो डॉलर के अंदर है, मतलब 40,000 करोड़ रुपए आपको डिवैल्यूएशन के कारण एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें, भारत के लिए अच्छी खबर क्या है इस आरबीआई की रिपोर्ट में? गवर्नमेंट हैज कंट्रोल्ड इज फॉरेन बोरोइंग। सरकार ने अपना जो खर्चा है वो विदेश से नहीं ले रहे हैं, तो अब किससे ले रहे हैं? अब इसका दूसरा डायमेंशन, इसका मतलब भारत सरकार ने जितना उधार लिया है वो भारतीय बैंकों से लिया है। और भारतीय बैंक अगर ब्याज दर बढ़ाते हैं तो भारत सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा भारत में एफडी के रेट काफी कम है। कम से कम इन्फ्लेशन और एफडी के रेट, स्थिति ये है कि बहुत सारी जगह में
तो जो एफडी के रेट है वो इन्फ्लेशन से भी कम है। क्यों? अगर मान लीजिए बैंकों ने रेट बढ़ा दी, अपने ब्याज दरें बढ़ा दी, भारत सरकार को एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, जो सरकार या तो देना नहीं चाहती या देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए आम आदमी का पैसा जो बैंक में जाता है उसकी कीमत घट जाती है, क्योंकि महंगाई है मान लीजिए 5% और आपको एफडी में मिलता है 3.5-4%। तो जितना आप बैंक में पैसा रखते हैं, अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपए रखा, तो 1 साल बाद महंगाई तो बढ़ गई 5%, मतलब 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, और ब्याज में आपको कितना मिला? 4,000 या 3,500। स्थिति ये है कि आपको या 5% भी मिला तो आपको कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये है कि दिस शोज फिजिकल डिसिप्लिन, क्योंकि विदेशी कर्ज नहीं है। इंडिया इज कंफर्टेबली रीपेइंग फॉरेन डेट। ये भी हमने देखा है कि अभी तक हमारा जो विदेशी मुद्रा है उस पर हमें दबाव नहीं पड़ा है। मोस्ट एक्सटर्नल डेट्स आर लॉन्ग टर्म, जैसा हमने चर्चा करी। इंडिया स्टिल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स। हमारे पास करीब $700 बिलियन के आसपास, $691 बिलियन के आसपास हमारे को जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारे पास है। इंडिया इज नोवेयर नियर 1991 स्टाइल क्राइसिस, जो 91 में स्थिति थी कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा रह गई थी, आज वो स्थिति नहीं है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन कुछ चिंताओं की बातें हैं। अब मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। अब ये फैक्ट्स सही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये आपको सोचना है। एक्सटर्नल डेट इज एट ए रिकॉर्ड हाई। हम $762 बिलियन की विदेशी या कर्ज के ऊपर बैठे हैं। डेट इज ग्रोइंग फास्टर देन द इकोनॉमी। हमको क्या करना चाहिए? हम उधार लें, इकोनॉमी में लगाएं, और इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ हो, ताकि हम डेट भी चुका सकें और देश के अंदर हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकें, कैपिटल क्रिएट कर सकें और लोगों को रोजगार दे सकें। लेकिन हो क्या रहा है? हम उधार ले रहे हैं, उसकी रफ्तार में इकोनॉमी नहीं बढ़ रही, और ये चिंता की बात है। जैसे कहा जाता है ना कि उधार लेके घी पीना। हमारी स्थिति कहीं ऐसी तो नहीं हो रही कि हम उधार तो ले रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर यही चीज कमर्शियल दुनिया में कही जाती, तो बैंकों से लोन लेके अगर कंपनियां फैक्ट्री में पैसा लगाती हैं और रिटर्न नहीं आता है, क्योंकि ग्रो नहीं कर रही हैं, तो वो एनपीए बन जाती हैं। तो भारत को ये सोचना होगा। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म डेट हैज इंक्रीज्ड। जो शॉर्ट टर्म डेट है, क्योंकि आपको उसको वापस रीफाइनेंस करना, मतलब आपको ब्याज देना है उसको, और उस स्थिति के अंदर 1 साल के अंदर आपका जो प्रेशर है ब्याज के ऊपर वो बढ़ जाता है। इसका मतलब आप जो लॉन्ग टर्म है डेट, उसके लिए आपके पास टाइम होता है, आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हो और आगे ग्रो कर सकते हो। शॉर्ट टर्म डेट में आपको वापस चुकाना पड़ता है, जो प्रेशर क्रिएट करता है। नियरली हाफ ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व्स कुड बी नीडेड फॉर डेट ड्यू विद इन 1 ईयर। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये बात करें कि अगर हमें तुरंत 1 साल में देना पड़े, तो हमारा आधा रिजर्व्स निकल जाएगा। Companies are borrowing more from abroad. The largest external debt belongs to non-financial corporation. और अगर रुपया कमजोर होता है तो ब्याज हमें ज्यादा देना पड़ेगा, इससे रीपेमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो कंपनियां विदेश से विदेशी मुद्रा लाई थी ये सोच के कि वहां कम ब्याज दरों पे पैसा मिल रहा है, हम ले लेते हैं, लेकिन भारत की करेंसी जैसे जैसे कमजोर हो रही है, उनकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वापस तो डॉलर में ही देना पड़ेगा। पहले उन्होंने जो डॉलर लिया था एक, उसके ऊपर उन्होंने दिया था 80 रुपए। जब वो चुकाने जाएंगे तो उनको मिला था 80 रुपए के अगेंस्ट $1। आज जब वो वापस डॉलर खरीद के बैंकों को देने जाएंगे या जिससे उधार लिया है, उनको देना पड़ेगा 95 रुपए। 15 रुपए का घाटा हो गया पिछले 1-1.5 साल के अंदर, बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। पैसा लिया था, क्योंकि रुपया कमजोर हुआ इसलिए लायबिलिटीज बढ़ गई। कंपनीज आर बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, जैसा मैंने आपको बताया। डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर। आज भी हम जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर 55% का अभी बोझा है। तो समरी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बोरिंग अभी अंडर कंट्रोल है, डेट सर्विसिंग इंप्रूव हो रही है, लॉन्ग टर्म शेयर जो है कंफर्टेबल है, फॉरेक्स पेपर कंफर्टेबल है,
एक्सटर्नल डेट रिकॉर्ड हाई पे है। डेट टू जीडीपी रेशो ग्रो कर रहा है, मतलब हमें जीडीपी बढ़ानी होगी, इकोनॉमी को सुधारना होगा, मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना होगा। शॉर्ट टर्म डेट रिस्क है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट बोरोइंग्स जो है वो रिस्क है, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। डॉलर एक्सपोजर भी रिस्क है, क्योंकि वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और कुल मिला के अगर हम ये देखें तो फिलहाल स्थिति क्राइसिस वाली नहीं है, लेकिन चिंताजनक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहें? आज भारत किसी आर्थिक संकट में नहीं, ये मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि निर्यात नहीं बढ़े, विदेशी मुद्रा भंडारण मजबूत नहीं रहा और कंपनियों का विदेशी कर्ज तेजी से बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में जोखिम बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति सुरक्षित है। तो आज बताइए कि मैं आपको नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा था या पॉजिटिव दे रहा था, क्योंकि जो है वो सच्चाई है। अब इसको आप पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, ये आपके ऊपर है, लेकिन गिरते हुए रुपए से सब कुछ डिसाइड होगा कि ये स्थिति यही रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी या नाजुक हो जाएगी। आपको क्या लगता है? रुपया इसी स्थिति पे रहेगा, भारत सरकार गिरते हुए रुपए को बचा पाएगी, या दिसंबर तक रुपया जो आज 95 के आसपास है, आपको लगता है वो 90 की तरफ जाएगा या 100 की तरफ जाएगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को जो आरबीआई की रिपोर्ट है इस पे चर्चा करिए, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में देश में महंगाई बढ़ेगी, किस तरह से हमारा व्यापार चलेगा, ये सब चीजें निर्भर करती हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक मैटर्स को समझना भी जरूरी होता है। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।